नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हाल ही में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जो रखी है उसमें मध्यस्थता का दावा किया, लेकिन उसके साथ साथ भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ही ये जो तनावपूर्ण हालात है वो युद्ध विराम में तब्दील हुए, यानी कि सीज फायर हुआ। इसके साथ ही बता दें आपको, इस समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध को रोकने में मदद की है और एक खतरनाक संघर्ष को समाप्त कराया है। जेड श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्राप्त है। भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कभी अमेरिका की मध्यस्थता की बात नहीं कही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत सिर्फ आतंकवाद के खात्मे और पीओके पर केंद्रित होगी। दरअसल अमेरिका के लिए यह आपदा में अवसर क्यों था, ये समझना होगा। दरअसल बता दें कि अमेरिका की भारत से ज्यादा पाक के सैन्य अड्डों, एयरबेस और परमाणु हथियारों में दिलचस्पी रही है। वह पहले कई बार पाक के सैन्य अड्डों और एयरबेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। अफगानिस्तान, चीन जैसे देशों के दबाव के चलते पाक इससे बचता रहा है, जिसकी जो गूंज है वो पाकिस्तान की संसद में कई बार सुनाई दे चुकी है। लेकिन इस बार हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भारत के हाथों पाक की अच्छी मार भी पड़ी है, जिसके बाद पाक को उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। वहीं अमेरिका को भी पाक के कुछ सैन्य अड्डों और एयरबेस को अपने कब्जे में करने का सही मौका मिलता नजर आने लगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम के बाद अमेरिका दोनों देशों से खूब कारोबार करेगा। अब ये देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध आगे कैसे बढ़ते हैं और साथ ही अमेरिका की भूमिका इस पूरे मामले पर क्या होती है। तो बता दें आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका की वजह से सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ। हालांकि बता दें आपको कि फिर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि देखिए, एक मध्यस्थता हमने की है, ये जो युद्ध है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था, लेकिन हमने इसमें मदद करके इसको शांत कराने की एक कोशिश की है, यानी कि मदद की है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मध्यस्थता नहीं, वो मदद थी। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और बखूबी अपनी बातों को रखते हैं बेबाक तरीके से। बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल रघुवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सबसे पहले झा साहब का रुख कर लेती हूँ। झा साहब, किस तरह से इसे देखा जाए, अमेरिका का क्या नेचर है, खासतौर पे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, बहुत ही सटीकता से नजर रखना, एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखना, क्या हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसके बाद हर बात को वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिख देते हैं, एक्स हैंडल पे लिख देते हैं। अब जब सीज फायर की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले ना किसी से कुछ सलाह मशवरा किया, सीधा एक्स पर लिख दिया कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, और उसके बाद अपने आप को, मतलब अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की गई, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई। ये क्या नेचर दिखाता है अमेरिका का? जी नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, ट्रंप 2, इन्होंने काफी बड़ी विजय पाई हुई है अपने इलेक्शन में, और इसीलिए शायद इनका जो इस बार का रुतबा है, रुतबा तो लगभग उतना ही होगा जो हमेशा अमेरिकी प्रेसिडेंट्स का होता है, लेकिन उसका दिखावा कुछ और है। याद कीजिए उनके जो कैंपेन के दिन थे, जब वो कहा करते थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो इस जो रशिया यूक्रेन युद्ध था उसको मैं होने ही नहीं देता। उन्होंने कहा था, हमास के लिए चैलेंज दिया था कि तुम जल्दी से सारे जो बंधक हैं उसको वापस करो, नहीं तो हेल विल ब्रेक ऑन टू यू। तो कहना बड़ा आसान होता है कोई चीज, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। तो आज के दिन में न तो
उनके प्रेसिडेंट हुए अब 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तो अभी तक न तो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुका है, न ही जो जो इसराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है वो रुका है, न ही कहीं और कोई बड़ी चीज हुई है। और जहां तक भारत का संबंध है, जरूर भारत के लिए उन्होंने ये जो कहते हैं ना कि जंपिंग द गन, वो उन्होंने किया हुआ है। और भारत उनका सबऑर्डिनेट स्टेट नहीं है, इसलिए उनको मतलब गिविंग फुल माउथ जो उनको दिया गया है वो दिया गया है। लेकिन हमें एक चीज देखना पड़ेगा नेहा, वो ये है कि कुछ जो इनिशिएटिव लेने थे वो जरूर अमेरिकी प्रशासन ने लिया हुआ है इस युद्ध को पॉज पे लाने के लिए। जैसे जब जब पाकिस्तान को बहुत मार पड़ी थी, जब उनके एयर बेसिस तबाह हो गए थे, बहुत सारे एयर बेसिस तबाह हो गए थे, तो जरूर पाकिस्तान सरकार जो है, जैसे मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने बहुत सारे देशों को शायद रिक्वेस्ट किया हुआ, प्रार्थना की होगी कि ये युद्ध को बंद कीजिए, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। और उन दिनों में मार्को रूबियो जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो ये काफी पॉसिबल है, लाजमी है कि उन्होंने पाकिस्तानी या तो प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या उनके किसी आर्मी चीफ को उन्होंने सुना होगा और उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, मैं भारत से बात करता हूं कि क्या स्थिति है, वो क्या सोचते हैं। और ये अभी तो पब्लिक डोमेन में नहीं आया हुआ है कि क्या मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री से भी बात की थी, पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने एक बार जरूर बात की होगी कि अब अगर आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर, अगर वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, तो जिहादियों को आपने सबक सिखा दिया है, पाकिस्तान को आपने एक ब्लीडिंग नोज दे दी है, तो अब क्या पॉज हो सकता है। तो चूंकि मैं नहीं जानता हूं कि ट्रांसफायर क्या हुआ था, ये पॉसिबल है कि शायद जयशंकर ने ये हिंट दिया हुआ हो कि ठीक है, आप पाकिस्तान से बात कीजिए, अगर वो हमारे शर्तों पे अगर पॉज वार में चाहता है तो ठीक है, हम बात आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो सकता है, मेरा अंदाज है, क्योंकि जो विदेश नीति, कूटनीति जो चलती है इसी तरह से चलती है। और जो दो वॉरिंग नेशन होते हैं, जो वॉर पे होते हैं, वो अपने आप में एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं कहते हैं कि चलो अब तो सीज फायर कर लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता है। एक तीसरा जरूर होता है, चाहे वो फॉर्मर का क्लोज फ्रेंड हो या लेटर का क्लोज फ्रेंड हो। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड शायद मार्को रूबियो ने कहीं दिया हुआ बात को आगे ले जाने के लिए। लेकिन भारत ने कभी ये मध्यस्थता स्वीकार नहीं किए। एक और चीज बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमने सुना था कि मध्यस्थता दिलाने के लिए अमेरिका ने कोशिश की है, और ये अभी जो सीज फायर हुआ है, अगले राउंड की जो वार्ता होगी 2 दिन के बाद एक न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, आपको याद है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर कह दिया कि डायलॉग जो होगा 1 to 1 होगा और इसमें कोई तीसरा कहीं पे दखल नहीं देगा और न ही कोई न्यूट्रल वेन्यू होगा जी। तो हमने देखा वही हुआ, 2 डीजीएमओ ने टेलीफोन से हॉटलाइन से बात किया और फिर अगर उनको लगा कि अब सीज फायर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव भारत का था वो अचीव हो गया था, तो इसीलिए सीज फायर आपने अगले दिन में देखा। लेकिन उस सीज फायर को भी पाकिस्तान ने वायलेट किया। फिर उसको जो 10 तारीख के रात में जो मार पड़ी है पाकिस्तान को, ये तो अवर्णनीय है, क्योंकि उस रात में 10 बजे और 11 बजे के बीच में जब पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया था, पाकिस्तान के 4 या 5 जो एयर स्ट्रिप है, एयरफोर्स बेसेस हैं, वो नॉकआउट हो गए थे। और वहीं पे लोग कहते हैं कि एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी उनका बिल्कुल नजदीक में आ गया था। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब हम लोग अभी यूएसए को एक तरफ में रखते हैं, उनका कोई ज्यादा इसमें महत्व नहीं था, कोई ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस नहीं था, इसीलिए वो वहां पे हैं जहां पे हैं। जी ठीक है। मैं अपने दूसरे गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। देखिए, जिस तरह से अमेरिका का नेचर रहा है, जाहिर तौर पे ये जो नेचर है वो बहुत कुछ बताता है, वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ, रघुबीर जी, पाकिस्तान के साथ तो खुल कर आया, टर्की भी खुल के आया, चीन भी खुल के आया, भले ही उनका अपना कोई हित हो,
लेकिन भारत के साथ कौन दिखाई दिया? कोई ऐसा देश जो खुलकर सामने आ रहा हो, ये कह रहा हो कि हम आपके सपोर्ट में हैं? हेलो, जी रघुवीर। देखिए, आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते जरूर हैं हम, पर कंपेरेबल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान। हाँ। इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री और एक लार्ज कंट्री है, जिसकी लार्ज इकोनॉमी है, लार्ज पॉपुलेशन है, और यदि आप आज काउंट करते हैं तो एक्चुअली इंडिया शुड बी ऑन द टॉप, लेकिन टॉप में नहीं है। अमेरिका चलो उसकी आर्थिक वो जो जीडीपी बहुत हाई है, लेकिन ओवरऑल यदि आप उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, नॉट ओनली मिलिट्री पावर, यस टुडे इज वेरी पावरफुल इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, सभी इंटरनेशनल लेवल पे ये पता है कि भारत की स्ट्रेंथ क्या है। भारत को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं किया जाता। यदि उसके साथ टर्की आ रहा है, उसके साथ अमेरिका भी उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? उनका वहां पे इंटरेस्ट कम है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ है, और इंडिया एक्चुअली तो सुपर पावर है। ये इट शुड बी वेरी क्लियर। हम 140 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है और कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन है। चाइना की तरह हमारा एरिया मैक्सिमम बर्फ के अंदर नहीं है, पूरा फर्टाइल, हमारा पूरा का पूरा कंट्री फर्टाइल कंट्री है, वेल कनेक्टेड है, पीपल आर एजुकेटेड, और आगे एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है। हमारी रिसर्च टॉप की रिसर्च है हमारे पास। हम हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रहे हैं। इंडिया, यदि अमेरिका भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, आज नहीं कल, आज हमें उसकी आर्थिक की उसकी जरूरत है, थोड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इंजीनियर हमारे काम कर रहे और हैं। टेक्नोलॉजी में भी सर अगर देखा जाए, इस बार तो स्वदेशी हथियारों का जो प्रदर्शन हुआ, जो एकदम सटीक निशाने लगे, वो ये बताता है कि भारत अब इन तमाम चीजों में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेड इन इंडिया का एक जो बेहतर उदाहरण वहां पर पेश होता हुआ दिखाई दिया। रघुवीर जी। रघुवीर जी। अभी तक तो पता ही नहीं है, वर्ल्ड को पता है इंटरनल हमारा ये इंटरेस्ट ले रहा है, उसको ये पता है कि पाकिस्तान विल बी वाइप्ड आउट, नो डाउट अबाउट दिस। इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। वहां की उसकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी है, वो 5 भागों में बंटने वाला है, और वो हमारे को दबाया जा रहा है। एक्चुअली तो हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपको सबको, सभी नागरिकों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, चाइना अपने खुद के बचाव के अंदर, अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया को दबा रहे हैं। हम तो दबाए जा रहे हैं। हमारे जी ठीक है, मैं झा साहब का रुख कर लेती हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी, वो नहीं चाहते थे कि हमें एटम पावर अंदर है, हाँ, तो कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास पूरे तो एनवायरमेंट, हमारे पास एक्चुअली सुपर पावर तो हम हैं, हमारे पास सभी टाइप का तो प्रोडक्शन लेकिन है। सर वो भी न्यूक्लियर पावर है सर, पाकिस्तान पावर, प्रॉपर न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर है, वो कोई मैच्योर न्यूक्लियर पावर नहीं है। आपको कल को पता लगे उसका एक भी न्यूक्लियर नहीं फट रहा, क्या पता? उसके पास कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, डिटेक्शन कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास तो ऐसे उसको वहीं कभी डिस्ट्रॉय कर देगा इंडिया तो। लेकिन सर एक भी फट गया तब क्या होगा? ये इसको भी तो सोच के देखो, हमारे कंट्री की पॉलिसी ये नहीं है कि हम वार करना चाहते हैं किसी भी सेंसिबल कंट्री को, किसी भी सेंसिबल पर्सन को। लड़ाई के अंदर कोई कभी फायदा नहीं होता, लड़ाई एक टोटल डिस्ट्रक्शन है। लेकिन ये तो इम्पोज की गई है हमारी कंट्री की अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लड़ाई तो आखिरी हथियार है। अभी गवर्नमेंट क्यों मान गई? अभी नहीं तो हम वाइप आउट कर देते उसको। अब मानना इसलिए है कि लड़ाई जहां भी बुझ जाए अच्छी बात है। चाहे हमारे मैंने देखा काफी मीडिया पे मोदी जी ने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, ये कर दिया, ठीक है, वो चिटा चुपनी करते हैं लोग। वरना लड़ाई को ठीक है, जो हमने उसको सबक सिखाना था उसको पता है कि इंडिया की पावर है, रगड़ देगा, और उसी स्टेज पे भी क्लोज कर दिया है, अभी रुक गए हैं, ठीक है। और वैसे भी लड़ाई के लिए तैयार होने में भी टाइम लगता है, तो लड़ाई को बंद कर दिया, अच्छी बात है, स्टॉप कर दिया। जो हमारे टारगेट थे हमने अचीव कर लिए हैं। पानी वाला हमारे पास एक ऐसा बम है, अभी हमारे को वो जो वाटर का हमने सस्पेंड कर दिया है एग्रीमेंट,
उससे अभी हम अपने बांध बनाएंगे, ठीक है, उसको 10 साल लगेंगे, लेकिन अभी हमें फ्रीडम मिल गई है, अभी हम उसके टनल बना के पानी को डाइवर्ट करेंगे, आज तो नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, 10 साल लगेंगे, लेकिन अभी कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ तो जो अमेरिका का डंका बजा रहे हैं, ये वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, अमेरिका वैसे भी हाँ किसी के सर, interest में अमेरिका काम का नहीं कर अपना रहा है। इंटरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो हम अमेरिका उसको बता जो रहे हैं, हम पाकिस्तान उसके में भी अपना बारे में इंटरेस्ट मोदी देख जी रहा है, एक अपना फायदा देख रहा है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला अमेरिका के बारे में। अच्छा है, मोदी जी की समझदारी है ये, ठीक है, वो ट्रम्प जी कूदते रहते हैं, कूदने दो, बाकी हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी डोंट केयर अबाउट अमेरिका और एनी अदर कंट्री। तो ठीक है, उन्होंने नाम भी नहीं लिया तो ताकि नाराज भी नहीं करना उसको, हाँ। किसी को नाराज करके भी क्या फायदा है। हाँ। लेकिन इंटरफेरेंस इंडिया बिल्कुल नहीं होने देगा, ये क्लियर कट सबको बता दिया गया है और सबको पता है उनको। वो थोड़ा इंडिया की टेस्टिंग कर रहे हैं, बोल बोल के, ये बोल दिया वो बोल दिया, वो देख रहे हैं इंडिया क्या रिएक्ट सर, करेगा। इसकी बानगी तो तभी देखने के लिए मिल गई थी जब ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश के नाम संबोधन देंगे, और उससे 5 मिनट पहले ही ट्रम्प आके पहले ही क्लियर कर देते हैं कि देखिए हमने मध्यस्थता नहीं किया, हमने सिर्फ मदद की है। तो ये चीजें तो पहले ही देखने के लिए मिल गई थी कि भारत किसी दबाव में नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ सर, मैं झा साहब का रुख कर लेती हूँ। सर, अमेरिका के लिए क्या ये वाकई आपदा में अवसर ढूंढने का मौका था क्या? नहीं नेहा जी, देखिए अमेरिका का एक चरित्र रहा है कि इंटरफेरेंस वो उनकी जो है वो हमेशा एक नेचर रही है। और मैंने बताया कि जब ट्रम्प 2 आए हुए हैं तो ये प्रोएक्टिवली थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। हाँ। और उसी का ये परिणाम हुआ है। हाँ। मैं अपने पैनलिस्ट कर्नल साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के बारे में इतनी सारी चीजें कही हैं, लेकिन एक चीज हम लोग याद रखें, अभी हम लोग सुपर पावर नहीं बने हैं और हमसे अभी काफी ज्यादा शक्ति है अमेरिका को, चीन को, रशिया को, मिलिट्री शक्ति काफी है। हालांकि जो रशिया है वो इकोनॉमिकली हमसे काफी नीचे है जीडीपी में, लेकिन मिलिट्री शक्ति जो है उसके पास में काफी है। तो अभी हम को ये कहना है कि हम सुपर पावर हैं नहीं है, हम उस तरफ में बढ़ रहे हैं। अब जब ये आत्मनिर्भर भारत का प्लान चल पड़ा है, जब जितने सारे मिलिट्री साजो सामान हैं, चाहे राइफल हो, चाहे टैंक हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे हवाई फाइटर एयरक्राफ्ट हो, फाइटर हेलीकॉप्टर हो, सबमरीन हो, शिप हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, सब हमारे यहाँ पे बनने लगे हैं आत्मनिर्भर प्लान के अंदर में। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि काफी रैपिडली इंडिया बढ़ेगा। और इस बढ़ने के लिए अभी तक जो हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी जो फॉरेन एक्सचेंज थी वो आर्म्स खरीदने में चली जाती थी, अब वो आर्म्स बेच के और उसका दुगुना जो यहाँ पे वृद्धि होगी। तो इंडिया अभी काफी रैपिड पेस से आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। अब जहां तक बात है पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, जब किसी बंदर के हाथ में एक तलवार पड़ जाता है ना, तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं उसको कि वो उस तलवार से मक्खी उड़ाएगा या उस तलवार से कुछ और करेगा। कहानी आपने सुनी हुई है। तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक वीक स्टेट है, एक कमजोर स्टेट है, एक फेलिंग स्टेट है, और उसके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो ये एक चिंता की बात सबों के लिए है। आपने एक बड़ी अच्छी चीज पूछी थी वीर रघुवर जी से कि अगर एक बॉम्ब फूट गया, यही देखिए मैंने स्पेशलाइजेशन की है न्यूक्लियर आर्सेनल में, और मैं जानता हूं कि न्यूक्लियर आर्सेनल का जो भयानक तस्वीर होती है वो कैसी होती है। आज से 80 साल पहले या 85 साल पहले हिरोशिमा में फटी थी और अब के वहां पे एक घास तक नहीं उगा है। तो जो लोग बोल जाते हैं ताव में कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, वो नहीं जानते हैं कि इसकी विभीषिका क्या होती है। और भारत के लिए खास करके, क्योंकि हमारा एक जो एरिया है, हमारे देश की एरिया बहुत बड़ी नहीं है और जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो मतलब जो घनत्व है जो व्यक्ति का पर स्क्वायर किलोमीटर, जो अगर आप नंबर ऑफ पीपल ले लीजिए, पॉपुलेशन ले लीजिए, तो बांग्लादेश सबसे ऊपर में है, उसके बाद भारत आता है कहीं पे। तो अगर मान लीजिए उस रैबिट स्टेट ने, उस पागल ने अगर कहीं पे एक बॉम्ब छोड़ दिया, तो मोस्टली हो सकता है कि उस बॉम्ब को हमारे जितने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसको ऊपर में खत्म कर दे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर गिर गया, अगर किसी जैसे
दिल्ली है, जो जो घनत्व वाली सिटी है, वहीं पे गिराए जाते हैं। ये सब स्ट्रेटेजिक आर्म्स होते हैं। तो अगर गिरा तो अगर हमारे मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख ही लोग अगर बिल्कुल आबादी से इफेक्ट होती है। हाँ हाँ, क्या हम वो पेन सहने के लिए हम तैयार हैं? हम बेशक हम अगले दिन में पाकिस्तान को धरती के नक्शे से निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन हमें जो इन्फेक्ट दिया गया है, हमारे 5 लाख या 10 लाख, वो इमीडिएट, और उसके बाद जो रेडिएशन होती है ना, ये दशकों, मैंने कहा ना कि हिरोशिमा के 80 साल से 85 साल से ज्यादा कई पीढ़ियां सर गुजर जाती है, उसमें कई पीढ़ियां चली जाती है। तो वो चीज लेने के लिए हम अग्रसर ना हों। अगर रोका जा सकता है इस वॉर को, तो रोका जाना चाहिए। और यहीं पे मैं धन्यवाद देता हूं कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या मार्को रूबियो ने एक पाकिस्तान के कहने से एक इनिशिएटिव ली है और वॉर रुक गया है, तो मैं धन्यवाद देता हूं। जितने लोग हैं वो सबको धन्यवाद देता हूं। एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा था कि भारत जो था वो अकेला लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ में इतने देश थे। देखिए, पाकिस्तान के पास में शक्ति नहीं है, ये दूसरों की शक्ति पे कूद रहा है। और दूसरों के शक्ति पे कूदने से क्या होता है, अगर आपको ये देखना है तो सिर्फ यूक्रेन की तरफ में देख लीजिए। तो हम वो नहीं होना चाहते हैं। हमने जो भी किया है अपनी शक्ति पे किया है, हम नॉन अलाइंड हैं। सर खबर तो ये भी आई है कि टर्की से न सिर्फ हथियार आए बल्कि सैनिक भी आए, ऑफिसर्स भी आए, और ये भी बताया कि इन हथियारों को चलाते कैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो न सैनिक है, न हथियार है, न समझ है उतनी चलाने की। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, टर्की ने ये पहले भी किया हुआ है। टर्की ने अपने हथियार बैक्टर 2 और अपने कुछ आदमी और जिहादिस्ट अपने जगह से अजरबैजान में भेजा था, जब उनकी लड़ाई आर्मेनिया से हो रही थी। अगर उन दिनों के अखबारों पे आप नजर दीजिए तो ये भी खबर छपी थी कि पाकिस्तान के कुछ जिहादिस्ट जो गए हैं वो अजरबैजान में जाके अजरबैजान के आर्मी के साथ में मिलकर वो आर्मेनिया से लड़ रहे हैं। तो ये मिलिट्री जो जिहादी एक्सचेंज है, ये पहले भी हुआ था। और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जब चीजें बाहर निकलेगी तो ये चीज हमारे सामने में आएगा। आपको ये भी पता होगा कि टर्की के अलावे इजिप्ट ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं। मलेशिया भी एक रेडिकल स्टेट है। महातिर मोहम्मद के वो सारे आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए जो उन्होंने फ्रांस के जो वहां पे जो हलचल हुई थी उसके बाद उन्होंने दिया था, आज से 4 साल पहले। तो ये सारे रेडिकल स्टेट्स हैं। तो ये कहीं न कहीं आके पाकिस्तान के साथ में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खड़ा होगा, इसके लिए इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो सब मिल जाए। देखिए, उनकी सेनाएं साथ साथ नहीं होगी, लेकिन जो जिहादी जो एलिमेंट हैं वो आ सकते हैं। उनके जो साजो सामान है मिलिट्री के, वो आ सकते हैं उसको चलाने के लिए। वो भी उनके भी लोग जो हैं वो प्लेन क्लोथ में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए सर, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। अगर ये युद्ध लंबे वक्त तक चलता सर तो दिक्कत होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कुछ था खोने के लिए, हालांकि जितना सबक सिखाना चाहिए था उतना सिखा दिया भारत ने। और इसके साथ साथ, हाँ जी बताइए सर। नहीं, ये बात नहीं कि पाकिस्तान के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान भी बहुत खोने के लिए है उसके पास में। अगर पाकिस्तान आज के दिन में चाहे तो वो अपने जनता को के लिए बहुत कुछ कर सकता है। हाँ। लेकिन वो कर नहीं रहा है। और खोने के लिए तो इतना है कि पाकिस्तान विघटन के रास्ते पे द्वार पे खड़ा है। हाँ। उसका बलूचिस्तान जाएगा, उसका खैबर पख्तूनख्वा जाएगा, यहाँ तक कि सिंध पंजाब भी जो है वो आपस में ब्रेक कर लेंगे। खोने के लिए बहुत कुछ है पाकिस्तान के लिए, अगर वो नहीं सुधरा तो। लेकिन ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। आने वाले दिनों में भारत इसको किस तरह से देखेगा, वो भारत सरकार बिल्कुल। और ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो तैयारी थी, जो एक ट्रेलर देखा है सेना का, वो ट्रेलर सिर्फ 10 दिन की तैयारी थी। और अगर वक्त मिलता है तो जाहिर तौर पे जो हमारी सेना है वो पूरी फिल्म भी दिखा सकती है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।